वेल नमस्कार, मैं उमेश कुमार आपके सामने फिर से आज लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर। ये वीडियो रहेगा किंगडम फंजाई के बारे में। मैं आज आपसे बात करूँगा। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखे हैं तो मैंने वहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर फर्स्ट मोनेरा किंगडम को मैंने बताया था, करैक्टर बताया था। उसमें किस प्रकार की उसमें अरेंजमेंट होता है, प्रजनन कैसे होता है, पोषण कैसे होता है, और लोकोमोटरी ऑर्गन क्या बनते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में मैंने चर्चा किया था मोनेरा जगत में। उसके बाद मेरा वीडियो आया था प्रोटिस्टा जगत के लिए। ठीक है, प्रोटिस्टा जगत में भी मैंने काफ़ी कैरेक्टर्स आपको बताया था जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है आप उन सब विद्यार्थियों के लिए जो बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं, बायोलॉजी में किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम अगर क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो फाइलम पढ़ रहे हैं आप, काफ़ी इंपॉर्टेंस होने जाएगा आपके लिए, हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि सभी ये सारी वीडियो बड़ी गौर से देखें, बड़े ध्यान से देखें, ताकि ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहे। ठीक, वैसे ही इसी सीरीज़ में मैं आज फिर से लेकर आया हूँ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पर, जो कि आर.एच. विटकर नामक साइंटिस्ट के आधार पर था। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ ये टॉपिक, किंगडम फंजाई। ठीक है, ये जो किंगडम फंजाई है, या जिसको हम लोग कवक जगत के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं इस शब्द के बारे में, तो ये फंजाई एक ऐसा वर्ड है जो प्लूरल नंबर को व्यक्त करता है। मतलब हम यहाँ पर क्लियर मैं आपसे करूं कि मैं अगर ऐसा कहता हूं कि फंजाई प्लूरल है तो इसका सिंगुलर क्या होगा थोड़ी देर के लिए, तो मैं बता दूं आपका कि इसका जो सिंगुलर होता है वो होता है फंगस। क्या होता है? फंगस। इसका सिंगुलर है फंगस, याद रखेंगे, इसका सिंगुलर है फंगस, प्लूरल है फंजाई। ठीक है, क्योंकि ग्रीक वर्ड होता है माइकोस। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है माइकोस। ठीक है, ये माइकोस का मीनिंग्स होता है माउल्ड। ठीक है, माइकोस का मीनिंग्स है माउल्ड, याद रखेंगे आप लोग, माइकोस का मीनिंग है माउल्ड। ठीक है, किंगडम फंजाई में आपको मैं आज फिर से, जैसे पिछले जो किंगडम बताया था, ठीक वैसे ही एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हो सकता है कि यहाँ से जो टॉपिक आपको अभी सुनने और पढ़ने को मिले, जिस पर मैं चर्चा करूँ, ये आपके लिए, अदर एग्ज़ाम्स के लिए, आपके इस मेन एग्ज़ाम के लिए, 12th बायोलॉजी एग्ज़ाम के लिए, CG1 के लिए, और NCERT और जो नीट की पढ़ाई कर रहे हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस हो सकता है या होने वाला है। ठीक है, वो आप डिसाइड करेंगे कि होगा या नहीं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हो सकता है आपके लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैं आज इस टॉपिक में आपको बताऊँगा किंगडम फंजाई का कैरेक्टर बताऊँगा, उसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन बताऊंगा, और कुछ एग्जाम्पल ज़रूर बताऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंस कैरेक्टर के बारे में मैं बात करूंगा इस किंगडम के। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले फीचर्स में जाता हूँ, सैलेंट फीचर्स ऑफ किंगडम फंजाई, अर्थात मैं जा रहा हूँ कैरेक्टर्स पे। ठीक है, कैरेक्टर सैलेंट फीचर्स की अगर हम लोग बात करें, इसके मुख्य कैरेक्टर्स की बात करें, तो काफ़ी सारे कैरेक्टर्स बनते हैं। मैं थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूँगा कि ये जो फंजाई होते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अनुसार बायोस्फीयर में, हमारे जैवमंडल में यूकैरियोटिक सेल वाले जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स है, ठीक है, जो एक्लोरोफिलस कहलाता है, हरित लवक विहीन एनिमल कहलाता है, हेटरोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन करता है, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होता है, बॉडी का स्ट्रक्चर थैलस जैसे होता है, मतलब सुकायक के समान होता है, अर्थात जड़, तना, पत्ती में पौधा या ये फंगस विभेदित नहीं रहता, तब उस स्थिति को हम लोग कह रहे हैं सुकाय। क्लियर है? इसमें पैरासाइट प्रकार के एनिमल, सप्रोफाइट प्रकार के एनिमल आसानी से मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 5 किंगडम के बेस पर देखें तो इसके लिए एक अलग ही किंगडम है जो अभी आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इससे पहले इन सभी किंगडम को इस किंगडम के जो यूनिसेलुलर एनिमल है उन सब को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। प्रोटिस्टा जगत के अगर आप कैरेक्टर आपने देखे होंगे, प्रोटिस्ट के कैरेक्टर आपने पढ़े होंगे, तो उसमें मिला होगा कुछ ऐसे एनिमल्स। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड फैला रहता है, सभी जगह आपको मिलेगा, सभी जगह आपको दिखाई देगा। ठीक है, जितने भी प्रकार के कहना चाहिए इसका अध्ययन किया जाता है वो माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इसका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं हम लोग, वो कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। याद रखेंगे आप लोग, कवक विज्ञान बोलते हैं इसको।
ठीक है। सभी जगह पाया जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा कहें तो इसकी आकारिकी के बेस पे इसके वासस्थान अलग अलग हो सकते हैं। आप जो रोटी खाते हैं उसको सड़ाने में यही मददगार होता है। आप लोग जानते हैं ना, रोटी अनाज को सड़ाने में यही मददगार होता है। संतरे का सड़ना ये फंगस या फंजाई के कारण होता है। आपने सामान्य जो अम्ब्रेल नुमा एक फंगस देखे होंगे जिसका नाम है, फंजाई देखे होंगे जिसका नाम है मशरूम। मशरूम का उपयोग आप अधिकतर करते हैं। एगेरिकस की किस्म आती है, इसमें कुकुरमुत्ता और टोडस्टूल भी होता है। कुछ खाने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। और जैसे मस्टर्ड वगैरह, सरसों वगैरह है तो उसमें ये सफ़ेद चित्तीदार धब्बे के रूप में बन जाते हैं, मतलब वहाँ पर ऐसा धब्बा बना देता है। जितने यूनिसेलुलर फंगस होते हैं उसमें से कुछ जैसे इस्ट का जो उपयोग होता है वो हम लोग जो रोटी बनाते हैं, आटा गूंथते हैं, उसमें इसका उपयोग करते हैं। उसको फर्मेंट करने के लिए किया जाता है। बियर प्रोडक्शन में इसका उपयोग होता है। एक प्रकार का अपेय पदार्थ होता है बियर, उसके लिए करते हैं। ठीक है। अन्य कुछ फंगस जो होते हैं जो एनिमल और प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं? रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ रोगों की अगर मैं बात करूं तो प्लांट में जैसे कीट रोग होता है, पॉक्सीनिया की वजह से होता है। ठीक है। ये गेहूं में होने वाला एक प्रमुख रोग के रूप में देखा जाता है। इससे कुछ दवाइयाँ भी बनती है, जैसे पेनिसिलियम की जो स्पीसीज़ आती है उससे एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है। क्लियर है। हमारे जो भोजन खराब होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगस के कारण होता है, ये मैंने आपसे पहले ही कह दिया। ठीक है। अब बात आती है जो फंजाई होता है वो फाइब्रिल होता है, थ्रेड नुमा होता है, अर्थात धागे के समान संरचना होती है, तंतुबद्ध संरचना होती है। ठीक है। इस की जो यूनिसेलुलर एनिमल है इसमें एक्सेप्शनल बनता है, अपवाद होता है, क्योंकि वो लंबी पतली धागे की तरह संरचना होती है। कवक तंतु या माइसीलियम उसका नाम आता है, कवक तंतु कहलाता है। कवक तंतु या माइसीलियम आपस में मिलकर एक अगर है तो वो तंतु कहलाएगा, हाइफी कहलाएगा। ठीक है। अगर आपस में मिल जाए तो माइसीलियम या कवक जाल कहलाएगा। ठीक है। उसमें के अंदर आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म मिलेगा, साइटोप्लाज्म भरा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से ऐसा मैंने जो अभी शुरुआती डिस्क्रिप्शन दिया आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। अब सीधे आता हूँ मैं इसके कैरेक्टर में। कैरेक्टर की अगर बात करें तो कैरेक्टर में सबसे प्रमुख कैरेक्टर हमको मिलता है कि इसमें इस प्रकार के एनिमल्स को रखा गया है जिसकी शारीरिक संरचना यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर है। ठीक है। तो फर्स्ट में मैं ऐसा लिख रहा हूँ, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल। यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एनिमल को इसमें रखा गया है। ठीक है। जिनमें जिनकी शारीरिक संरचना कैसे होती है? यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर होती है। कोशिका की संरचना यूकैरियोटिक और शरीर का संरचना अगर हम लोग कहें बनावट के आधार पर, इन कोशिकाओं की उपस्थिति और बनावट के आधार पर, तो वो होगा मल्टीसेलुलर होता है। क्लियर है। नेक्स्ट अगर कैरेक्टर में मैं जाऊँ तो नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो इसमें क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल का अभाव होता है। क्लोरोफिल इसमें अब्सेंट होगा। जाहिर सी बात है, अगर क्लोरोफिल अब्सेंट है तो इसमें अगर न्यूट्रिशन की मैं बात करूँ तो इसमें ऑटोट्रॉफ नहीं होगा बल्कि हेटरोट्रॉफ होगा। हेटरोट्रॉपिक प्रकार का न्यूट्रिशन होगा, विषमपोषी प्रकार का न्यूट्रिशन होगा इसमें। ठीक है। अगर बॉडी स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बॉडी स्ट्रक्चर इसमें तंतुवत होते हैं, फाइब्रिलर होते हैं, फाइब्रिलर या तंतुवत होते हैं। ठीक है। उन कवक तंतु को हम लोग नाम देते हैं हाइफी कहते हैं। कवक तंतु हिंदी में कवक तंतु या हाइफी कहते हैं। ठीक है। इसके नेट को, इसके जाल को, इसके गुच्छे को, इसके बंचेस को माइसीलियम कहते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले और कहा था, माइसीलियम कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अगर बात करें इसमें तो मल्टी सेलुलर या कोइनोसाइटिक प्रकार के कवक तंतु इसमें पाए जाते हैं। कवक तंतु ये जो हाइफी होता है किस प्रकार का होता है? हाइफी, मैं इसी को आगे बढ़ा देता हूँ, मल्टी सेलुलर प्रकार का होता है। मल्टी सेलुलर वैसे शुरू में ही आप स्पष्ट कर चुके हैं या हो चुका है कि ये मल्टी सेलुलर होता है, तो मल्टी सेलुलर होगा या कोइनोसाइटिक प्रकार का संरचना होगा इसमें। ठीक है। नॉन सेप्टेट रहता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। ठीक है। नॉन सेप्टेट का मतलब होता है पट्टिकाएँ इसमें नहीं बनती, अर्थात पट्ट रहित होती है। नॉन सेप्टेट
होती है, पट रहित होती है, मल्टी न्यूक्लिएट होती है। कैसे होती है? मल्टी न्यूक्लिएट टाइप्स की होती है। नेक्स्ट कैरेक्टर में अगर मैं जाऊं तो नेक्स्ट कैरेक्टर आपको मिलेगा, इसमें जो सेलवाल होगा, इसमें जो सेलवाल होता है वो सेलवाल फंगल सेल्यूलोज प्रकार का होगा। इसको बोलते हैं फंगल सेल्यूलोज। ठीक है, फंगल सेल्यूलोज, कोशिका भित्ति फंगल सेल्यूलोज होगा। ठीक है, और देखने को आपको मिलेगा नेक्स्ट में, इसमें काइटिन की निर्मित सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, काइटिन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ये फंगल सेल्यूलोज से निर्मित सेलवाल होगा या काइटिन की बनी हुई सेलवाल होगी। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की अगर मैं बात करूं तो मैंने न्यूट्रिशन में पहले ही बताया था, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट है तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, कुछ इसमें न्यूट्रिशन में पैरासाइट प्रकार के एनिमल भी होते हैं, पैरासाइट मतलब पैरासाइटिक कंटेंट इसमें मिलेगा आपको। कुछ सैप्रोफाइट भी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं, सैप्रोफाइटिक भी होते हैं। ठीक है, पैरासाइट हो गया, सैप्रोफाइट हो गया, तो अपने भोजन को ऐसे ही प्राप्त करते हैं। जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होगा, इसमें आपको पता है कि जितने भी प्रकार के मटेरियल्स होते हैं उनका ये अपघटन कर लेते हैं, उनको सड़ा देते हैं। सड़ाने से जो मटेरियल निकलता है लिक्विड अवस्था में, उसको ये भोजन के रूप में, भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें हम, नेक्स्ट कैरेक्टर पे, तो इसमें जो भोज्य पदार्थ है, फूड मटेरियल है, वो ग्लाइकोजन के रूप में उसमें संग्रहित रहता है। ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित रहता है। ठीक है, और ग्लाइकोजन के अलावा किसी किसी में ऑयल ड्रॉप्स भी पाई जाती है, ऑयल ड्रॉपलेट के रूप में भी ये प्रेजेंट होती है। तेल की बूंदों के रूप में भोजन का संग्रह करता है, ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह किया रहता है, कलेक्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, अगले कैरेक्टर की बात करूँ तो इसमें प्लास्टिड का अभाव होता है, मतलब किसी भी प्रकार के लवक नहीं होते। ठीक है, जैसे एक लवक के बारे में बात करूं तो क्लोरोफिल नहीं था, पहले ही आपने पढ़ लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर इसमें सेक्सुअल असेक्सुअल दोनों प्रकार का रिप्रोडक्शन मोड होता है। अर्थात मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करूं तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा मैं यहाँ पर आगे बढ़ा रहा हूँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसके लिए 3 सोपान बताए गए हैं, 3 चक्र बताए गए हैं, और वो कुछ इस प्रकार से है जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग याद करेंगे, याद रख लेंगे। ठीक है, फर्स्ट इसमें होता है, इसका नाम आता है प्लाज्मोगैमी। क्या होता है? प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी से तात्पर्य होता है जिसमें इसके जो प्रोटोप्लास्ट रहता है, इसमें जो प्लाज्मा रहता है वो उसका कंजुगेशन होता है, उसका संयुग्मन होता है। ठीक है, मतलब 2 केंद्रक, 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और इस प्रकार से इसमें संयुग्मन होता है। ठीक है, दूसरा जो चरण होता है इसमें, दूसरे चरण का नाम आता है कैरियोगैमी। कैरियोगैमी का मतलब होता है जिसमें केंद्रक का संलयन होता है, 2 केंद्रक का कंजुगेशन होना केंद्रक संलयन कहलाता है। केंद्रक आपस में मिलता है, जिसके बाद जाइगोट युग्मनज बनता है जो डिप्लॉयड अवस्था को प्रदर्शित करता है। और इसकी जो तीसरी स्टेजेस होती है, तीसरे स्टेजेस में ये होता है मियोसिस डिवीजन करता है। क्या करता है? मियोसिस डिवीजन करता है, अर्धसूत्र विभाजन करता है। अर्थात जो जाइगोट इस अवस्था में बना हुआ है, इन दोनों कैरियोगैमी मतलब क्या होता है? 2 न्यूक्लियस के मिलने के पश्चात बने हुए जाइगोट जो कि डिप्लॉयड अवस्था में होता है। ठीक है, डिप्लॉयड अवस्था में होता है, डिप्लॉयड कंडीशन में होता है। इसमें मियोसिस डिवीजन होगा और मियोसिस डिवीजन के बाद में फिर से ये हैप्लॉयड प्रकार के न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, अर्थात अगुणित केंद्र का निर्माण करेगा, जो बाद में विकसित होकर, जो बाद में डेवलपमेंट इसमें होगा। डेवलपमेंट के बाद ये गैमेटोफाइट बना देगा। क्या बना देगा? गैमेटोफाइट का निर्माण करता है, युग्मकोद्भिद का निर्माण कर देगा। क्लियर है? तो आप समझ गए होंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस प्रकार का हो रहा है। इसमें 3 प्रकार से हो रहा है। ठीक है, अगर प्रकार की मैं फिर से बात करूं, मतलब ये चरण है ना, याद रखना, 3 अवस्थाएं, 3 स्टेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्ट, सेकेंड एंड देन थर्ड। ये इसको मैं लिख रहा हूँ स्टेज, यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेज, अवस्था है ये,
क्या है ये? 3 अवस्था है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अगर टाइप्स की बात करें तो कुछ टाइप्स ऐसा होता है, प्लेनोगैमिक कंजुगेशन इसमें होता है, चल जो युग्मक होते हैं उसके द्वारा संयुग्मन, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट होता है, इसमें गैमेटेंजियल कॉन्जुगेशन होता है, स्पर्मेटाइजेशन होता है, एंड देन सोमैटोगैमी प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, इसके लिए मैं फिर से कभी बाद में डिटेल में वीडियो बनाऊंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा। उसके बाद आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर मैं बात करूं तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब होता है अलैंगिक प्रजनन या जनन, जिसमें मादा जन्म के बिना ही, मतलब दो जनन के मिलने के बिना ही नई संरचना का निर्माण होना। तो इसमें कुछ संरचना का नाम आता है बाइकोनिडिया, कोनिडिया आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, जो कवक के जो हाइफी होते हैं उसमें कोनिडियोफोर बनता है, छोटे छोटे दाने बनते हैं, वो कहलाता है कोनिडिया। मैंने फूल जाता है, वो खाद्य पदार्थों को संग्रहित करके जो केंद्रक होता है वो थोड़ा सा डार्क हो जाता है, कोनिडिया बनाता है। ठीक है, ये हो गया कोनिडिया। इसके अलावा इसमें जूस्पोर्स के द्वारा भी होता है, जूस्पोर्स और बाइजोस्पोर्स के भी द्वारा होता है। जूस्पोर्स के अलावा इसमें जो मिलता है एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा होता है, स्पोरेंजियोस्पोर्स भी बोलते हैं, जिसको हम लोग स्पोरेंजियोस्पोर्स भी कहते हैं, इसको एप्लेनोस्पोर्स भी कहते हैं। ठीक है, अचल बीजाणु के द्वारा बोलते हैं, जिसको अचल बीजाणु के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो क्लेमाइडोस्पोर्स भी इसमें बनते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स इसमें बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार की संरचना के द्वारा इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अर्थात रिप्रोडक्शन मोड ऑफ एसेक्सुअल में इस प्रकार की संरचनाएं बनती है। ठीक है, अगर एक और जनन विधि की मैं बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है वेजिटेटिव भी मिलता है, वेजिटेटिव वर्धी बोलते हैं जिसको हम लोग, वर्धी रिप्रोडक्शन। वर्धी का मतलब क्या होता है? किसी शरीर के ही भाग से नई संरचना का निर्माण करना वेजिटेटिव कहलाएगा। ठीक है, आप लोग शुरू में पढ़ चुके हैं। इसमें भी कुछ विधि होता है, जैसे बडिंग जिसको कहते हैं हम लोग, मुकुलन, ये भी, इससे भी आप परिचित है। बाइनरी फिजन जिसको हम लोग कहते हैं द्विविखंडन, बाइनरी फिजन या द्विविखंडन, इसके द्वारा भी होता है। फ्रेगमेंटेशन के भी द्वारा होता है, फ्रेगमेंटेशन को सिंपल विखंडन भी कहते हैं, बाइनरी फिजन को द्विविखंडन कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा होता है। अगर मैं थोड़ा सा आगे निकलूँ तो इसमें ओइडिया भी बनता है, जैसे उसमें कोनिडिया बन रहा था ना, इसमें ओइडिया भी बनता है। ओइडिया क्या होता है? ये ओइडिया उसी के हाइफी में बनने वाले छोटी छोटी दानेदार संरचना होती है, जो मुख्य भाग से टूटकर अलग होते हैं और बाद में अनुकूल वातावरण मिलने पर वो जर्मिनेट होकर नई संरचना का निर्माण करने हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर मैंने आपको बताया इसमें किस प्रकार का जनन हो रहा है, लैंगिक और अलैंगिक एंड देन वर्धी। ठीक है, तो इसमें सारी चीज़ें आ जाता है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको पता होना चाहिए जो फंगस होता है ये पूरे के पूरे हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में, पारिस्थितिकी तंत्र में ये डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, डिकम्पोजर के रूप में काम करते हैं, याद रखेंगे। अर्थात मटेरियल साइक्लिंग में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, पदार्थों के चक्रीकरण में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो पदार्थ का चक्रीकरण नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो ये तो था पूरे कैरेक्टर। और कैरेक्टर के बाद जैसे मैंने कहा था कि मैं इसके क्लासिफिकेशन बताऊंगा आज। क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से है, तो अलग अलग समय में अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके का क्लासिफिकेशन देते हैं। क्योंकि आपको जो क्लासिफिकेशन मेरे को बताना है वो 5 किंगडम के बेस पे बताना है। ठीक है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, मैं उन सारे तथ्यों को यहाँ पर बोल के आपको बता देता हूँ कि अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग प्रकार का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसमें कुछ वैज्ञानिकों का नाम आता है, जैसे आइंसवर्थ, बेसे, एलेक्सोपोलस, टिप्पो। इन्होंने अपने अपने तरीके से वर्गीकरण किया था और वर्गीकरण के लिए इन्होंने कुछ प्रमुख आधार तय किए थे, जैसे उनके जो वेजिटेटिव स्टेज होगा उसकी नेचर कैसी होगी, कायिक अवस्था की प्रकृति कैसी होगी, रिप्रोडक्शन मोड क्या होगा, उसमें स्पोर्स के टाइप्स क्या होंगे, लाइफ साइकिल कैसे चलती है उसकी, स्पोरोजेनेसिस का निर्माण होगा कि नहीं, या स्पोरेंजिया का निर्माण इसमें होगा कि नहीं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसमें परफेक्ट और इम्परफेक्ट प्रकार की कंडीशन बनती है, अर्थात परफेक्ट अवस्था और परफेक्ट अवस्था प्रेजेंट है, एब्सेंट है, इसके आधार पर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें
जो पहले क्लासिफिकेशन में उपयोग होता था, ठीक है। सबसे अधिक स्वीकार्य अगर है फंगस में क्लासिफिकेशन की, अगर हम लोग बात करें क्लासिफिकेशन में, तो जो मैंने कहा था आइंसवर्थ, उस साइंटिस्ट का ज़्यादा स्वीकार है। जेसी आइंसवर्थ इसका नाम था। इनका क्लासिफिकेशन ज़्यादा अव्वल दर्जे का है। उन्होंने कवक को जगत किंगडम का दर्जा दिया था, अलग से उन्होंने क्लासिफाई करवाया था। जगत माइकोटा नाम दिया था और 2 भागों में उसको बांट दिया था, किंगडम माइकोटा, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो मेन है उसको ज़्यादा अच्छे से बताऊँगा। ये होता है मिक्सोमाइकोटा बोलते हैं इसको, ठीक है। 2 भागों में बांटा था। किसने 2 भागों में बांटा था? जेसी आइंसवर्थ ने, जेसी आइंसवर्थ ने, ठीक है। किन्ने 2 भागों में बांटा था, 2 समूह में रख दिया था अलग जगत मानकर। एक जिसमें आता है मिक्सोमाइकोटा आता है। मिक्सोमाइकोटा में जितने भी प्रकार के फंगस मिलेंगे, फंजाई मिलेंगे, सब का जो प्रोटोप्लास्ट होगा या जीव द्रव्य होगा वो नेक्ड होगा, नग्न होगा। स्लाइम मोल्ड को रखते हैं इसके अंतर्गत। इसका मतलब ये है कि स्लाइम मोल्ड आएगा इसमें। इसमें क्या आएगा? स्लाइम मोल्ड। आपने पढ़ा है औपंग कवक, जो कि पादप जगत, सॉरी इससे पहले जो पढ़े थे ना आप लोग प्रोटिस्टा जगत, उसमें मिला था स्लाइम मोल्ड। उस इसमें 5 जगत वर्गीकरण में स्लाइम मोल्ड को 5 जगत वर्गीकरण में प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इसका जो सेकेंड पार्ट आता है, ये कहलाता है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा, ये जो यूमाइकोटा है ये थोड़ा सा विकसित प्रकार के, मतलब इसको हम लोग रियल फंगस कहते हैं, रियल फंजाई कहते हैं, वास्तविक कवक कहते हैं। इनका जो शरीर होता है ये हाइफी का बना होता है, कवक तंतु का बना होता है। सेलवाल प्रेजेंट होती है। मैंने बताया था कि सेलवाल किससे किससे बना होता है, फंगल सेलुलोज बताया था, और काइटिन से निर्मित होती है बताया था। जी हाँ, तो उससे निर्मित होती है, ठीक है। अगर इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो इसमें जो मूवेबल सेल्स होंगी, चल कोशिका होंगी, उसकी उपस्थिति होंगी, किसी में तो किसी में अनुपस्थिति होती है। उसके आधार पर इसको फिर से हम लोग 5 प्रभाग में बांट देते हैं, ठीक है। ये हो गया मिक्सोमाइकोटा, स्लाइम मोल्ड, या और ये हो गया यूमाइकोटा, सत्य कवक या ट्रू कहते हैं इसको। तो इसको 2 भागों में बांटते हैं हम लोग, ठीक है। इसके 2 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है जिनमें मूवेबल जो स्पोर्स प्रेजेंट है, और दूसरा होता है जिसमें मूवेबल जो स्पोर एब्सेंट होता है, ठीक है। एक मूवेबल और दूसरा जिसमें वो एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? जो स्पोर्स चल बीजाणु एब्सेंट होता है। तो ये जो 2 भाग है मैं इसी के आगे आपको बता रहा हूँ, जो 5 जगत वर्गीकरण में किया गया है। मैं हाईलाइट करूँगा, वहाँ पर बोलूँगा, बताऊँगा आपको कि 5 जगत वर्गीकरण में क्या विशेष है। तो यूमाइकोटा से शुरू करते हैं। स्लाइम मोल्ड तो आपको समझ में आ गया, तो मैं आगे जा रहा हूँ यूमाइकोटा में। यूमाइकोटा के लिए मैंने अभी कहा कि इसको हम 2 भागों में बांटते हैं। ये फर्स्ट पार्ट इधर मैं ले लेता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिखने को मिलेगा इसमें, ठीक है। और सेकेंड पार्ट मैं इधर ले लेता हूँ, इस कॉर्नर पे, ठीक है। फर्स्ट कॉर्नर पे मैं जा रहा हूँ। यहाँ पर चल कोशिकांग जू स्पोर्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट है? जू स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। और इसमें जू स्पोर एब्सेंट है। जू स्पोर प्रेजेंट है, इसमें जू स्पोर एब्सेंट है। अर्थात इसमें जो जू स्पोर प्रेजेंट है ये कहलाएगा परफेक्ट अवस्था का जो स्पोर्स कहलाएगा। मतलब जो जू स्पोर होगा वो इस ओ स्पोर्स के रूप में होगा। क्लियर है? परफेक्ट अवस्था कहने का मतलब यही है कि जिसमें चल कोशिका अनुपस्थित होता है, ठीक है ना। परफेक्ट अवस्था का मतलब क्या होगा? जिसमें चल कोशिका अनुपस्थित होता है, और जो परफेक्ट नहीं है उसमें चल कोशिका एब्सेंट होता है। तो इसमें भी 2 प्रकार का मिलेगा आपको आगे चलकर। तो इसमें परफेक्ट वाली कंडीशन आती है, इसको फिर से सब किंगडम में बांट देते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सब किंगडम है इसका ये देखिए। सब किंगडम, एक सब किंगडम आता है मस्टिगो माइकोटीना, मैस्टिगो माइकोटीना थोड़ा सा छोटा जरूर दिख रहा होगा, लेकिन मैं फिर से बोल देता हूँ मैस्टिगो माइकोटीना, ठीक है। ये सब क्लास है, सॉरी सब किंगडम है। इसके अंतर्गत कुछ क्लास रखे गए हैं। क्लास कुछ इस प्रकार से हैं, वर्ग रखे गए हैं। इसमें क्या क्या वर्ग है देखिए। एक वर्ग आता है जिसको बोलते हैं काइट्रीडियोमाइसिटीज, ठीक है। काइट्रीडियोमाइसिटीज
माइसीटीज। ठीक है, इसमें इसका एग्जाम्पल में अगर हम लोग जाएं तो ये होता है सिनकाइट्रियम बोलते हैं इसको, सिनकाइट्रियम एनिमल नेम है सिनकाइट्रियम एग्जाम्पल में। ठीक है, सेकेंड क्लास इसमें आता है हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज, हाइफोकाइट्रिडियोमाइसिटीज। इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो होता है राइजियोडियोमाइसिटीज, राइजियोडियोमाइसिटीज, माइसिस भी कह सकते हैं आप लोग, माइसिस भी कह सकते हैं आप लोग इसको। ये आता है थर्ड इसमें क्लास में आता है, इसके तीसरे क्लास में आता है ऊमाइसिटीज, ऊमाइसिटीज आता है। इसके एग्जाम्पल में आता है पाइथियम और फाइटोप्थोरा। ठीक है, पाइथियम और फाइटोप्थोरा आता है। तो ये हो गया आपका यूमाइकोटा का जूस्पोर जिसमें प्रेजेंट है, जूस्पोर जिसमें उपस्थित है उसके आधार पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग जिसमें जूस्पोर अब्सेंट है। ठीक है, जूस्पोर जिसमें अब्सेंट है, अनुपस्थित है, अर्थात चल कोशिका जिसमें अब्सेंट है, इसको भी बाद में हम दो भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटा गया है। एक को लिखते हैं हम लोग परफेक्ट अवस्था उपस्थित, परफेक्ट स्टेज प्रेजेंट, और दूसरे को बोलते हैं परफेक्ट स्टेज अब्सेंट, ऐसा लिखता हूँ मैं। ठीक है, परफेक्ट वाला जो स्थिति है वो इसमें प्रेजेंट भी है और अब्सेंट भी है। ठीक है, तो देखिए प्रेजेंट और अब्सेंट। परफेक्ट जो प्रेजेंट है इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है। क्लियर है? अगर अब्सेंट होता है तो इसमें एक बहुत ही मुख्य महत्वपूर्ण प्रभाग आता है जिसका वर्णन आपको मिलेगा आपके एनसीईआरटी सिलेबस के अनुसार एक अलग ही वर्ग के रूप में ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के रूप में मिलेगा, ड्यूटेरोमाइसिटीज़ के रूप में मिलेगा। ठीक है, ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज़ होता है ये ड्यूटेरोमाइकोटीना प्रभाग के अंतर्गत आता है। इसके लिए एक प्रभाग है, क्या नाम बताया अभी? ड्यूटेरोमाइकोटीना। इसके अंतर्गत क्या आता है? ड्यूटेरोमाइसिटीज आता है, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार चौथे प्रकार के फंगस में या फंजाई में क्लासिफाई किया गया है। इसमें जो एनिमल्स आते हैं वो ऑल्टरनेरिया आता है, ऑल्टरनेरिया आता है। ट्राइकोडर्मा आपने नाम सुना होगा, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, ये बहुत जीता जागता एक उदाहरण है, ये आप लोग याद रखेंगे। इसमें इस प्रकार के एनिमल पाए जाते हैं। तो एक तो यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, मैं इसको नंबर दे रहा हूँ फास्ट। ठीक है, अब तीन और जा रहा हूँ मैं, और वो तीन जो होगा इसके बेस पे होगा, परफेक्ट के बेस पे होगा। ठीक है, तीन। तो जगह की कमी थोड़ी सी है, मैं पन्ना पलटना ज़्यादा उचित नहीं समझ रहा हूँ आपके लिए, ताकि एक पेज में सारा कंटेंट आपको मिल जाए। तो देखिए, इसमें जो परफेक्ट वाला कंडीशन है, इसमें परफेक्ट अवस्था में ये इस दो भाग में इसको हम बांट सकते हैं। ये जो परफेक्ट अवस्था स्पोर वाला है, इसमें जो बनता है वो जाइगोस्पोर बनता है। क्या बनता है? जाइगोस्पोर बनता है, जाइगोस्पोर बनता है। इसका नाम आता है जिसमें जाइगोस्पोर बनता है, इसको बोलते हैं जाइगोमाइकोटीना बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? जाइगोमाइकोटीना। देखो मैं लिख रहा हूँ जाइगोमाइकोटीना। ये जो जाइगोमाइकोटीना है, इसी को आपके दूसरे सिलेबस में कहीं पर हो सकता है कि फाइकोमाइसिटीज़ लिखा जाए। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर फाइकोमाइसिटीज़,
माइसिटीज़ लिखा जाए, आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, अलग अलग बुक, अलग अलग प्रकाशक, अलग अलग कंटेंट में मिलेगा। ठीक है, फाइकोमाइसिटीज़ लिखा जाता है। ये जो फाइकोमाइसिटीज़ या जाइगोमाइकोटीना होता है, ये एक्वाटिक प्रकार के एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं। सड़ी गली जहाँ पर लकड़ी वगैरह है, नम, जहाँ पर सीलन आता है, वहाँ पर ये पैरासाइट के रूप में उगे हुए रहते हैं। ठीक है, इसके जो हाइफी होते हैं वो एसेप्टेड रहते हैं, अर्थात अपटीय होते हैं। मेरी न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होते हैं, कई न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होगा। अगर बात करें तो प्रजनन का, रिप्रोडक्टिव मोड का, तो इसमें चल बीजाणु का निर्माण होगा या अचल बीजाणु, दोनों के द्वारा होगा। मतलब जूस्पोर, बाइजूस्पोर्स और चल और अचल दोनों के द्वारा होगा इसमें। ठीक है, कंजुगेशन इसमें होगा, संलयन इसमें होगा युग्माणुओं का, और बनाएगा एक नई प्रकार की संरचना। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है रोटी में जो कवक उगता है, रोटी को थोड़ा देर रख देंगे तो आप उसके ऊपर जो कवक उगा हुआ दिखाई देगा, वो इसी प्रकार का कवक होता है, जाइगोमाइकोटीना प्रकार का कवक होता है। इसमें एग्जाम्पल में आता है राइजोपस। राइजोपस, म्यूकर सुने होंगे आप लोग, म्यूकर। ठीक है, राइजोपस, म्यूकर इसका जीता जागता एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। सरसों में पाया जाता है एल्बुगो। ठीक है, ये हो गया जाइगोमाइकोटीना या फाइकोमाइसिटीज। पहला मैंने बताया था ड्यूटेरोमाइकोटीना और दूसरा हो गया जाइगोमाइकोटीना, ये मैं दूसरा नाम दे रहा हूँ। ठीक है, थर्ड इसमें सेकंड नंबर का इसमें आता है जिसको हम लोग कहते हैं एस्कोमाइकोटीना। क्या बोलते हैं इसको? एस्कोमाइकोटीना। ये जो एस्कोमाइकोटीना है, इसी को दूसरी जगह पर आपको एस्कोमाइकोटीना एस्कोमाइसिटीज़ के रूप में लिखा हुआ मिलेगा। ये थैलेमस फंगस होते हैं, बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं, यूनिसेलुलर होता है। इस सैक्रोमाइसिस के अलावा ये इसमें दूसरे प्रकार के एक कोशिकी जो होता है यीस्ट ना, वो इसी के अंतर्गत आता है। यीस्ट, मैं इसमें एग्जांपल ऐसा लिखता हूँ, यीस्ट इसी के अंतर्गत आता है, जो एक कोशिकी होता है। और इसके अलावा जो बहुकोशिकी होती है वो होती है पेनिसिलिन, पेनिसिलियम की स्पीसीज़, ऐसा लिख रहा हूँ, पेनिसिलियम स्पीसीज़। ठीक है, इसी में आता है एस्परजिलस, एस्परजिलस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो न्यूरोस्पोरा क्रासा आपको पढ़ने को मिलेगा, न्यूरोस्पोरा क्रासा, जिसका उपयोग म्यूटेंट के लिए किया था बिडल और टाटम नामक साइंटिस्ट ने। बाद में आपको किसी कंटेंट में कहीं पर जब जिन के बारे में पढ़ाया जाएगा तो उस दौरान आपको मिलेगा। नेक्स्ट इसमें और आता है, लास्ट आता है, तो लास्ट का नाम आता है बेसिडियोमाइकोटीना। क्या होता है? बेसिडियोमाइकोटीना। ये जो बेसिडियोमाइकोटीना है, इसको दूसरे बुक में बेसिडियोमाइसिटीज़ भी लिखा होगा, जिसको क्लब फंगस के नाम से जानते हैं हम लोग, क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्या नाम बताया? बेसिडियोमाइकोटीना। ठीक है, इसको बेसिडियोमाइसिटीज़ भी कहते हैं, याद रखेंगे। ये जो बेसिडियोमाइसिटीज़ है, ये सामान्य मशरूम, ब्रट फंजाई या बाल के रूप में होते हैं। गीली मिट्टी में जो ठूंठ होते हैं, लकड़ी काटने के बाद जो बचा हुआ, उसमें ये परजीवी के रूप में आराम से रहते हैं। सेप्टेट होता है, पटी इसमें पाया जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, स्पोर्स के द्वारा इसमें रिप्रोडक्शन होगा। अगर वर्धी जनन की बात करें, खंडन विधि, फ्रेगमेंटेशन विधि के द्वारा वर्धी जनन होगा। लैंगिक जनन की बात करते हैं, इसमें प्लाज्मोगेमी का निर्माण होगा। दो स्ट्रेन बनेंगे, अर्थात दो कोशिका बनेगा, एक छोटा बड़ा, एक चल दूसरा अचल, और दोनों में से युग्मन होगा। ठीक है, बेसिडियम इसमें आने वाला एग्जाम्पल है एगेरिकस। एगेरिकस आप सभी जानते हैं, एगेरिकस छत्रक वाले जो मशरूम आते हैं, अभी निकलेगा आपको वो उसमें मिलेगा ना, स्ट्रॉ वगैरह में, पैरा वगैरह में निकलेगा, उस प्रकार के मशरूम की बात कर रहा हूँ मैं, एगेरिकस मशरूम। ठीक है, ऑस्ट्रेलेगो जिसको कर्ण बोलते हैं, पक्सीनिया भी इसका जीता जागता उदाहरण है, पक्सीनिया। ठीक है, तो इस प्रकार का एग्जाम्पल इसमें मिलता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। क्लियर है? तो ये पूरा जो कंटेंट मैंने बताया है, ये किंगडम फंजाई के अंतर्गत मैंने बताया है। बड़े अच्छे से, बड़े गौर से इस वीडियो को देख लेना, अच्छे से ध्यान से सुन लेना। ठीक है, हो सकता है कई पॉइंट मैंने नहीं लिखा होगा, वो आप सुनकर
नोट कर लेना, आपके बड़े काम आने वाला है ये। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो फिर लेक्चर लेके आऊँगा, तब तक के लिए बाय।